एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड कला रिवीजन नोट्स के ऊपर होगा। आप सभी लोगों को इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराने से पहले आप सभी लोगों के दिमाग पर एक छोटी सी पॉइंट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने जो भी कमीशन की बातें हुई हों, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक की हो, जिस प्रकार से कमीशन में आप लोगों के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पेपर जो चेंजिंग की बात कही जा रही है, वो आप लोगों के पहले पड़ाव आप लोगों को 22 दिसंबर 2024 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस पेपर में देखने को मिला। एक प्रकार से आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी कि किस प्रकार से क्वेश्चनों का जो ट्रेंड था वो पूरी तरह से चेंजिंग के तौर पे था। एक फैक्ट बेस्ड न पूछ कर आप लोगों को जितनी डीपली नॉलेज थी उसी के बेस पर क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया। तो कमीशन के हर एक पॉइंट को जो भी न्यूज़ के माध्यम से बताया जाता है उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ी ध्यान देनी होती है। आप लोगों के कमीशन जैसे माध्यमिक की बात कही जा रही है कि बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर देखने को मिलेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के इस मॉडल पेपर को सेट किया है। आप लोग मेरी बातों से अवगत हों या न अवगत हों, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। पहला पेपर आप लोगों ने लोक सेवा आयोग का देख लिया है और अगला पेपर जो होगा आप लोगों का माध्यमिक का होगा। तो आप लोग अभी से किस प्रकार से तैयारी करनी है आप लोगों को आज मैं आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला। दोस्तों ये क्यों कही जा रही है बात? क्योंकि जो त्रिआयामी कला होती है, यहाँ पर त्रिआयामी कला वो जो होती है वो मूर्तिकला होती है। मूर्तिकला कहने का तात्पर्य कि सी इज राइट आंसर। मूर्तिकला में त्रिआयामी कहने का तात्पर्य होता है कि इस मूर्तिकला की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, दोस्तों इस विशेषता पर आप जरा ध्यान देंगे। विशेषता इसकी क्या होती है? विशेषता में आप लोगों को इसमें लंबाई भी देखने को मिलेगी, प्लस इसमें चौड़ाई भी देखने को मिलती है और प्लस इसमें ऊंचाई भी देखने को मिलती है, ऊंचाई को गहराई के साथ। जैसा कि आप लोग इस मूर्ति में देख रहे हैं कि मूर्ति में आप लोग सम्मुखता से मूर्ति को देखते हैं, उसके बगल से भी आप लोगों को मूर्ति दिखाई देती है और आप लोग उसके पीछे के भी पार्ट से, फ्रंट के भी पार्ट से आप लोगों को मूर्ति को अवलोकित करने में आसानी होती है। इसीलिए जो मूर्ति कला होती है वो 3 डायमेंशनल अर्थात त्रिआयामी होती है। जिस प्रकार से भारतीय कलाकारों ने, जिस प्रकार से भारतीय शिल्पियों ने मूर्तियों को गढ़ा है वो अपने आप में दिव्य हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। और यही कारण है कि मूर्ति कला जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है और चित्रकला जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। तो आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? आप लोगों को पिक के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये नटराज की प्रतिमा है और नटराज की प्रतिमा जो है वो चोल काल में काफ़ी उल्लेखनीय रही है। और चोल काल में जो प्रतिमा इसकी विख्यात रही है वो किस में निर्मित की गई थी? तो वो कांस में निर्मित की गई थी, अर्थात ए इज राइट आंसर। नटराज की प्रतिमा के बारे में अगर बात करें तो नटराज, याद रखेंगे नटराज, ये नटराज 2 शब्दों से मिलकर बना है। नट का तात्पर्य होता है कला और राज का मतलब होता है राज करने वाला, अर्थात जो कला पर राज करते हैं वो कौन है? भगवान शिव हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी इस नृत्य प्रतिमा के द्वारा जो रूप प्रस्तुत करते हैं वो किसका है? तो वो तांडव नृत्य है। इसकी भंगिमा पर भी हम लोग बात करेंगे। जरा ध्यान से हर एक पॉइंट पर समझने की कोशिश करिएगा। ये कौन सा नृत्य है? ये तांडव नृत्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है।
ठीक है, तो तांडव नृत्य है, जो कि ब्रह्मांड के पूरी बातों को स्थापित करने में ये गति, कंपन, सारी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस मूर्ति के माध्यम से। इसको नोट करिएगा। देखिए, भिन्न भिन्न माध्यमों में नटराज की प्रतिमा बनी है, लेकिन जो चोल काल की जो प्रतिमा है वो काफ़ी उल्लेखनीय है और वो कांस्य धातु में निर्मित है, तो इसलिए आप लोग कांस्य को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है। तो याद रखेंगे कि गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर अधिक जो प्रभाव हमें दिखाई देता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिस्र की कला, अकीमेनिड कला, मौर्य कला या यूनानी कला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यूनान की कला। यूनान की कला जो थी वो काफ़ी विख्यात रही है और गांधार क्षेत्र में जो कला हमें आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, ये जैसे भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा, और ये कुषाण काल में निर्मित की गई थी। तो इसमें जो आप लोगों को ये जो गांधार क्षेत्र में निर्मित थी, इसमें भारतीय मूर्तिकला शैली और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को यूनानी मूर्तिकला शैली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। गांधार कला जो क्षेत्र में जो है कि प्रथम जो प्रारंभिक शताब्दी थी और अलेक्जेंडर के आक्रमण के पश्चात ग्रीक राजाओं के अधिकार में ये कला विकसित हुई थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? ऑप्शन जरा देखिए, गंगा अवतरण, कल्याण सुंदरम, नटराज और रावण अनुग्रह। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात नटराज। नटराज की ये प्रतिमा देखिए, और नटराज की प्रतिमा में आप लोगों को जो है वो अभय हस्त मुद्रा में उठी हुई ये प्रतिमा व्यक्त की जाती है। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि नटराज की मूर्ति में जो शिव की हस्त मुद्राएं हैं वो कितनी हैं? तो यहाँ पर 4 हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सभी हस्तों में आप लोगों को कोई न कोई आप लोगों को वस्तु भगवान शिव लिए हुए प्रस्तुत किए गए हैं। यहीं पर साथ ही साथ आप लोगों को गज हस्त मुद्रा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आप लोग गज हस्त मुद्रा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ व्यक्त किया गया है। और नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की जो प्रसिद्ध प्रतिमा का जो विकास हुआ है वो चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। और इसकी जो मुद्रा आप लोग याद रखिएगा, अभय मुद्रा जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा क्या है? तो अभय मुद्रा, अभय हस्त मुद्रा, ये वेरी वेरी विख्यात है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान से देखिए, ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये ऑप्शन में नरसिंह राव, नरसिंह वर्मा, अशोक और राजा चोल ने बात किया जा रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि राजा जो चोल थे उन्हीं के शासनकाल में इस मूर्ति को निर्मित किया गया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं। और इस मूर्ति का जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, याद रखेंगे क्या माना जाता है कि 1003 से लेकर 1010 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे? तो राजराज प्रथम को माना जाता है, जो चोल शासक थे। ये कौन से शासक थे? चोल शासक थे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। और बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। इस मंदिर को आप लोग क्या नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे राजराजेश्वर मंदिर। ये जितने भी पॉइंट आप लोगों को डिस्कस किए जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंदिर का जो शिखर है वो कम से कम, इसकी ऊंचाई जो है वो आप लोग याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई जो है वो 50 फुट मानी जाती है। और ये किस प्रकार का है, वर्गाकार आधार के ऊपर उत्तरोत्तर छोटा होता गया है। जैसे आप लोग देखते हुए जाएंगे, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो छोटा होता चला गया है। तो आप लोग बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी विख्यात इसीलिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है कलश, बेशर, जगती और विमान। तो आप लोग देखते हैं कि कलश जो होता है ये भारतीय मंदिर का हिस्सा होता है, जगती भी भारतीय मंदिर का हिस्सा होता है, विमान भी भारतीय हिस्सा होता है, लेकिन बेसर जो होता है ये हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पर बेसार कहने का तात्पर्य दोस्तों कि यह क्या है, एक बेसर शैली है, न कि मंदिर का हिस्सा है। याद रखेंगे। अगर हम लोग दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि ये देखिए विमान जो होता है, विमान भी मंदिर का हिस्सा होता है। जो आप लोग विमान ये देख रहे हैं, ये जो मंदिर का जो होता है इसको हम लोग विमान के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये शिखर होता है, ये पॉइंट जो होता है शिखर होता है। और शिखर के ऊपर जो होती है वो कलश का निर्माण होता है। मैं आप लोगों को और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो मंदिर के ऊपर जो होता है, ये जो होता है पॉइंट, ये कलश होता है। ये जो होता है शिखर होता है। ये जो होता है विमान होता है। ये जो होता है ये मंडप होता है। और ये जो होता है गोपुरम होता है, जो कि मैं आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश। तो ये कलश, जगती, जगती कहने का तात्पर्य कि दोस्तों ये जो जिस आधार पर इस मंदिर को खड़ी की जाती है उसी को हम लोग जगती के नाम से जानते हैं। और विमान, ये सदा आप लोगों को पिरामिड के आकार में निर्मित किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये पिरामिड के रूप में होता चला जाता है। तो ये सारे जो हैं भारतीय मंदिर के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू जो कि दिलवाड़ा मंदिर के लिए काफ़ी विख्यात रहा है, तो माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन के रूप में दिया गया है बिमल शाह, राजराज चोल, पल्लव और कुमार गुप्त। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिमल शाह जो थे गुजरात के सोलंकी शासक थे। और इन्हीं के शासन में जो भीमदेव प्रथम थे, वो भीमदेव प्रथम के मंत्री जो थे वो बिमल शाह थे। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बिमल शाह हो जाएगा, अर्थात ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस माउंट आबू जो कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है काफ़ी विख्यात रहा है, और इसका जो समय जो माना जाता है वो 10वीं से 11वीं सदी के मध्य की ये मानी जाती है। इसको नोट करेंगे। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बिमल शाह ने करवाया था। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। 3 प्रमुख भागों में, ये आप लोग पिक के माध्यम से देख रहे हैं। प्रथम स्तंभों से जो निर्मित होता है वो द्वार मंडप होता है, अंतराल और गर्भगृह, ये 3 भागों में निर्मित किए जाते हैं। और गर्भगृह में जो है वो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, याद रखेंगे आदिनाथ। इनको याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम कौन थे, तीर्थंकर थे। और
इसी जो दिलवाड़ा का मंदिर है इसमें इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में है और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? बिमल शाह। इनका संबंध कहाँ से? वो गुजरात के सोलंकी वंश से। किसके? सोलंकी। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है 2021 में, याद रखेंगे। और ये कौन थे? तो भीमदेव प्रथम की कौन थे? मंत्री थे। भीमदेव प्रथम के ये क्या थे? मंत्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि मट्टनचेरी महल स्थित है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, तंजौर, तिरुवनंतपुरम, मेरठ और कोचीन। तो मट्टनचेरी महल जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। कोचीन कहाँ पर है दोस्तों? तो ये केरल में स्थित है, याद रखेंगे। और ये जो है मट्टनचेरी महल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मट्टनचेरी महल जो है वो फोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोच्चि में स्थित है और यह भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, भित्ति चित्र के लिए काफ़ी उल्लेखनीय माना जाता है। इसको नोट करेंगे, इसके लिए प्रसिद्ध है। और यह डच महल के भी नाम से जाना जाता है। किस महल से? तो डच महल के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो 1633 में डच लोगों द्वारा इस किले का विस्तार कराया गया था और आजकल यह किला जो है एक संग्रहालय के रूप में निर्मित किया गया है, जो कि कला और संस्कृति का काफ़ी जीता जागता रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। केरल की कला और संस्कृति को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको नोट करेंगे। कौन सा? मट्टनचेरी महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर से बने हैं सफ़ेद संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। मैंने आप लोगों को पिक के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश किया, ऊपर भी और यहाँ पर इसके पार्ट को दिखाएंगे कि ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और ये जो निर्मित किया गया है वो सफ़ेद संगमरमर में निर्मित किया गया है, अर्थात ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। और इस महल को आप लोग ध्यान से देखिए, इसकी जो नक्काशी है, इसकी जो जालियां हैं वो काफ़ी विख्यात मानी जाती हैं। तो सफ़ेद संगमरमर में इसको निर्मित किया गया है। क्वेश्चन है कि गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, डीएसएसबी आदि सभी एग्जामों में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और भिन्न भिन्न ट्रेंड के अनुसार इस क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। तो गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन के रूप में रणकपुर, महाबलीपुरम, ओशिया और बढ़ौली दिया गया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो महाबलीपुरम में स्थित है और ये आप लोग पिक के माध्यम से इसको देख रहे हैं। तो महाबलीपुरम के जो प्रवेश जो स्थान पर गंगा अवतरण की जो संरचनात्मक मूर्ति का जो निर्माण किया गया है वो अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय है, जिसका आकार जो है इसको याद रखेंगे, इसकी आकार जो है वो 58 फीट है। कितनी है? 58 फीट ये लंबी है, ओके। और 43 फीट इसकी चौड़ाई है। कितनी? 43 फीट इसकी चौड़ाई इसकी मानी जाती है, ठीक है। जिस पर भागीरथी तपस्या करते हुए इस मूर्ति शिल्प पर दिखाए गए हैं और भागीरथी को तपस्या के कारण अस्थिर जो गंगा की जो भूमि पर लाने का जो अथक प्रयास था वो भागीरथी जी को ही था। तो इसलिए ये जो मूर्ति है वो काफ़ी विख्यात मानी जाती है। जो महाबलीपुरम, जो कि आप लोग जानते हैं कि मद्रास से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र तट पर ये स्थित है और भारतीय वास्तु और मूर्ति कला के विकास में दक्षिण भारत के जो पल्लव राजवंश था वो काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश किया है और आप लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी नॉलेज गेन किए होंगे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट फीड करिएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो कि फिगर बेस होगी मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट पर देने की कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक, आज के सेशन ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सभी लोगों के सपोर्ट लाइक ज़रूर रहने चाहिए, जिससे आप लोगों के आने वाले जो वीडियो होंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।